हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी उत्तर प्रदेश की परीक्षा वाणी स्पेशल है, जिसमें बात की जाए तो अभी तक हम 16वें चैप्टर तक पहुंच गए। 16वां चैप्टर है आज, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आपकी एससी एसटी कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, परिवार कल्याण, दिव्यांग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में खेल एवं युवा कल्याण, श्रमिक कल्याण, अन्य योजना एवं कार्यक्रम। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारे यूपी स्पेशल के अंतर्गत ये प्रमुख टॉपिक है, मतलब कि कल्याणकारी योजनाएं। कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। अगर आपने इस सेशन को शेयर नहीं किया है और अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। अभी तक हमारी 15 चैप्टर इसके कंप्लीट हो गए हैं। टोटल आपके 22 चैप्टर हैं, जिसमें आज से देखा जाए तो आपका 17 18 19 20 21 22 6 चैप्टर बचे हुए हैं, जिसको हमारा टारगेट है कि आपके 25 तक कवर कराना है। तो 25 तक आपके पूरे ये चैप्टर कवर हो जाएंगे, तो आप सभी इसको शेयर कर दीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे मेंबरशिप वाले ऑप्शन में किसी भी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप एक ऑल पीडीएफ मतलब कि ऑल हैंड रिटन नोट्स वाली करें। कोई भी मेंबरशिप आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। मिनिमम से मिनिमम भी आप ज्वाइन कर लीजिए। एटलीस्ट उसमें मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबर्स वालों को, जो भी मेंबर्स रहेंगे, उनको पीडीएफ दे दी जाएगी। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको कोई सिलेक्टेड ऑप्शन में ही करना है। जो भी मेंबरशिप है, सिर्फ आप मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। और इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप और कोई भी, मतलब जो भी आपका मन करे वो आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कीजिए। चलिए तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा जो चैप्टर आता है कल्याणकारी योजना। कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सबसे पहले हमने एससी एसटी कल्याण के बारे में बात करते हैं। एससी एसटी कल्याण के बारे में बात करें तो यह प्रदेश में एससी एसटी के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1955 में की गई। 1995 में इसे अलग कर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की जाती है। और इस विभाग की देखरेख में इस वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे कि छात्रवृत्ति योजना, बुक बैंक योजना, प्राथमिक पाठशालाओं को अनुदान, राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालयों, छात्रावास की स्थापना, निःशुल्क बोरिंग योजना, स्पेशल कंपोनेंट योजना आदि आता है। प्रदेश में सरकारी सेवाओं, शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी के लिए 23% सीटें आरक्षित हैं। राज्य विधानसभा में 86 पर सीटें एससी एसटी हेतु हैं। अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करने और उन पर होने वाले अत्याचारों की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955, जो कि 1976 में संशोधित होता है, वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जो वर्ष 2015 में संशोधित हुआ था, उसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मामले में तेजी से निस्तारण करने पर 40 जिलों में विदेश अदालतों का गठन किया जाता है और 3 अक्टूबर 2017 को समाज कल्याण विभाग के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बेटियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। वर्तमान में इस योजना में सरकार प्रति जोड़ा 51,000 रुपए की धनराशि को व्यय करती है और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य होता है। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड के बारे में, जिसकी स्थापना 25 जून 1976 को होती है। यह निगम राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य निर्बल वर्गों के लिए विभिन्न रोजगार योजनाओं को बनाता है और उसे कार्यान्वित करता है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना 1975 को होती है। यह निगम प्रदेश में निवास करने वाले गरीबी तथा बेरोजगार और अनुसूचित जाति के लोगों के अंतर्गत यह एक तरीके से कई स्वरोजगार योजनाएं संचालित कर रहा है, जिसमें कुछ योजनाएं आती हैं, जैसे कि आपकी पहली आती है लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग योजना, जो कि 20 अक्टूबर 2004 को इस योजना को शुरू की जाता है और इसका उद्देश्य धोबी समाज के आर्थिक विकास हेतु है। इसकी वित्तीय सहायता में 1 से 2.16 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है और अन्य विशिष्टताओं में देखा जाए तो वर्तमान में धोबी समाज के अलावा सभी अनुसूचित जाति के भी पात्र हैं। कौशल वृद्धि एवं प्रशिक्षण योजनाओं के अंतर्गत बात करें तो प्रदेश में गरीबी और बेरोजगारी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में कौशल वृद्धि हेतु कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, ऑटोमोबाइल, टीवी, रेडियो मरम्मत, फूड प्रोसेसिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, टंकड़न, आइसोलिक परीक्षण योजनाएं निःशुल्क संचालित की जाती हैं। साथ ही प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में 600 रुपये प्रति माह की वृत्तिका प्रदान की जाती है।
SC/ST शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना 1987 में लखनऊ में होती है। यह संस्थान जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की शोध प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत स्थापित है। कोचिंग योजना के बारे में बात करें तो यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को आईएएस, पीसीएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु 7 कोचिंग केंद्र संचालित है, और इन कोचिंग केंद्रों में अतिरिक्त प्रतापगढ़ जिले में विमुक्त जातियों के लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है। इन केंद्रों में प्रवेशित छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग, भोजन, आवास, लाइब्रेरी की सुविधा दी जाती है, जिसमें निम्न प्रकार से है, जैसे कि छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर IAS एंड PCS कोचिंग सेंटर आगरा, और डॉक्टर अम्बेडकर IAS PCS केंद्र अलीगढ़, संत रविदास IAS PCS केंद्र वाराणसी आता है। और इसके अंतर्गत और आता है आपका एक और IAS PCS केंद्र हापुड़, PCSJ कोचिंग सेंटर प्रयागराज, और विमुक्त जातियों के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र प्रतापगढ़। तो इस तरीके से ये केंद्र आते हैं। अब आते हैं बुक बैंक की योजना की ओर, कि केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा 50-50% की भागीदारी में SC/ST समुदाय के मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, स्नातक व वाणिज्य आदि में शिक्षा ले रहे बच्चों की महंगी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1978 से 79 तक बुक बैंक की योजना चल रही है। फिर आते हैं जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विकास विद्यालय की ओर, कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, पिछड़ी जाति और सामान्य वर्ग के बालक बालिकाओं हेतु वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के तहत 100, जिसमें 69 बालक, 31 बालिका सर्वोदय विद्यालय संचालित करती है। आश्रम पद्धति विद्यालय के बारे में बात करें तो यह प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के BPL बच्चों हेतु 109 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित करती है, जिसमें 60% अनुसूचित जाति जनजाति, 25% अन्य पिछड़ा वर्ग, 15% जो आता है सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था है। इन विद्यालयों का संचालन नवोदय विद्यालय की तर्ज पर सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जरिए कराया जाता है, और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, वस्त्र आदि सुविधाएं राजकीय व्यय पर प्रदान की जाती हैं, जिसमें 9 केवल SC/ST बालिकाओं हेतु आते हैं। पूर्व दसम छात्रवृत्ति योजना, जिसका प्रारंभ 1995 होता है। उद्देश्य आपका कक्षा 1 से 9 तक के सभी पात्र छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति प्रदान करना, जिसका संचालन राज्य सरकार करती है। और अन्य विशिष्टताओं की बात करें तो ये छात्रों को बुक बैंक योजना के तहत पुस्तकों का वितरण होता है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है, और इस योजना में 10वीं से ऊपर की कक्षाओं में छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, और इसमें बुक बैंक योजना के तहत पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रावधिक शिक्षा के बारे में बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण इसमें शामिल होते हैं। साथ इसमें जो आता है कि यह एक तरीके से लखनऊ में 2, गोरखपुर में एक पॉलिटेक्निक संस्थान, लखनऊ, गोरखपुर, मिर्जापुर में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति में सब प्लान के 2 इंजीनियरिंग, 12 IT पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जा रही है। फिर आते हैं एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं, जो कि एक जनजाति से दूसरी जनजाति में सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थितियों में भिन्नता होने के कारण प्रदेश में इनके विकास के लिए अलग अलग परियोजनाएं संचालित हैं। जिसमें एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चंदन चौकी लखीमपुर, थारू विकास परियोजना बिशुनपुर विश्राम बलरामपुर, बुक्सा विकास परियोजना नजीमाबाद बिजनौर, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना सोनभद्र, बिखरी जनजाति विकास परियोजना श्रावस्ती बहराइच और महाराजगंज में आती है। संविधान के अनुच्छेद 275 के क्लॉज 1 के तहत जनजातियों के विकास हेतु प्राप्त केंद्रीय सहायता को एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं के माध्यम से व्यय किया जाता है। अब आते हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण के बारे में। पिछड़ा वर्ग कल्याण के बारे में बात करें तो यह प्रदेश की कुल जनसंख्या में आधे से अधिक यानी कि 54% जनसंख्या जो है वह पिछड़े वर्ग के अंतर्गत लोग आते हैं। 1995 से पहले इस वर्ग के लिए कल्याण कार्यक्रमों का संचालन समाज कल्याण विभाग के अधीन होता है, और 12 अगस्त 1995 को इनके कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग कल्याण विभाग का एक अलग विभाग की स्थापना की जा रही है। सरकारी सेवाओं, स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए 27% सीटें आरक्षित हैं। मार्च 1993 में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग की स्थापना की जाती है, जिसमें अध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के अंतर्गत बात करें तो इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शैक्षणिक उत्थान हेतु निदेशालय द्वारा पूर्व दसम छात्रवृत्ति, दसमोत्तर छात्रवृत्ति, दसमोत्तर कक्षाओं के लिए प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति, कंप्यूटर प्रशिक्षण व छात्रावास आदि योजनाएं चलाई जा रही हैं।
पिछड़े वर्गों में चहुमुखी विकास में सहायता के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की स्थापना सितंबर 1989 में की जाती है। यह निगम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त निगम की चैनलाइजेशन एजेंसी है, जो निगम द्वारा अपनी योजनाओं का संचालन राष्ट्रीय निगम से लेकर ऋण के लेकर किया जाता है। यह निगम महिलाओं को आत्मनिर्भरता लाने के लिए ऋण की 9 स्वर्णिम योजना, महिला समृद्धि योजना, शिल्प संपदा योजना, सक्षम योजना, सूक्ष्म क्रेडिट योजना में कई शैक्षणिक योजनाएं चलाई गई हैं। छत्रपति साहू जी छात्रवृत्ति योजना, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना है, जो पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही है। अब आते हैं महिला एवं बाल विकास के कल्याण के बारे में कि प्रदेश में कल्याण एवं बाल विकास के लिए प्रशासनिक मशीनरी के रूप में सर्वप्रथम 1988 में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की जाती है। इसके एक साल बाद 1989 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की जाती है और इस विभाग की देखरेख में महिला एवं बाल विकास से संबंधित अनेक योजनाएं चल रही हैं। समेकित बाल विकास योजना के बारे में बात करें तो इसका प्रारंभ वर्ष 1975 में केंद्र सरकार की सहायता से होता है। इसका उद्देश्य जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, किशोरियों का सर्वांगीण विकास करना है। और इनकी विशिष्टताओं में बात करें तो प्रदेश में सभी जिलों में 897 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 1,88,982 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। अनुपूरक पुष्टाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आदि सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और यह 24 नवंबर 2023 को पुनः आरंभ की गई होक्ट कुक्ट मूल परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका भोजन, जिसमें प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम उपलब्ध कराया जाता है। इसका क्रियान्वयन बाल विकास, पुष्टाहार, खाद्य एवं रसद विभाग, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज व नगर विकास निगम द्वारा इसे सम्मिलित किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये आता है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ जो होता है वह 22 जुलाई 2021 को होता है। इसका उद्देश्य माता पिता की कोरोना से मृत्यु होने पर निराश्रित बच्चों के भरण पोषण करना इस योजना का मेन उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम के बारे में बात करी जाए तो यह निगम की स्थापना 1988 में होती है। यह निगम महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु कई योजनाएं चलाया करता है और एकल श्रमजीवी महिला आवास योजना, स्वयं सिद्धा योजना, राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम, राष्ट्रीय महिला कोष योजना, प्रियदर्शनी योजना, वृद्ध महिला आश्रम आदि आते हैं। फिर आते हैं सबरी संकल्प योजना के बारे में। सबरी संकल्प योजना के बारे में बात करें तो यह एक पोषण योजना है, जिसका प्रारंभ अक्टूबर 2017 में प्रदेश सरकार द्वारा होता है और इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाना है। या अन्य विशिष्टताओं में बात करें तो यह योजना का संचालन राज्य के सर्वाधिक कुपोषित 39 जिलों में किया जा रहा है, जो चयनित जिलों में कुपोषित महिलाओं और बच्चों को सीधे उनके खाते में धनराशि भेजने की व्यवस्था की गई है, जो एक राष्ट्रीय पोषण अभियान है। अब आते हैं सबला योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ होता है फरवरी 2011 में। इसका उद्देश्य राजीव गांधी बालिका सशक्तिकरण योजना यानी कि सबला का युद्ध स्कूल न जाने वाली किशोरियों, खासतौर पर 11 से 18 वर्ष के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल का विकास करना है। इसका समायोजन किशोरियों की योजना एसएजी में समेकित बाल विकास योजना के साथ किया जाता है। फिर आते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में, जिसका शुभारंभ 25 अक्टूबर 2019 को होता है और इसका महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालन किया जाता है। इसका उद्देश्य गरीब परिवार की बेटियों के लिए उनकी जन्म से स्नातक तक की शिक्षा की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और इसकी अन्य विशिष्टताओं में बात करें तो यह शिक्षा पूरी कर लेने पर अलग अलग 6 चरणों में 15,000 रुपये देने की व्यवस्था है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25,000 रुपये कर दिया गया है, जिसमें अधिकतम 3 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवार के लिए केवल 2 बेटियां ही इसकी पात्र होती हैं। अब आते हैं किशोरी बालिका योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ होता है फरवरी 2019 में। इसका उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ पूरक पोषाहार उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का मेन उद्देश्य है, यानी कि किशोरी बालिका योजना का ये मेन ऑब्जेक्ट है। इसके विशिष्ट तथ्य देखें तो यह 11 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल न जाने वाली किशोरियों को वर्ष में 300 दिन पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना, जिसमें स्कूल न जाने वाली किशोरियों को औपचारिक स्कूली शिक्षा हेतु प्रेरित करना। और प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक माह की 8 तारीख को किशोरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में, जिसको प्रारंभ आपका अक्टूबर 2017 में राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
इसका उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों के लिए निर्धन परिवारों को पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसकी पात्रता में 2 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा वाला परिवार होता है। अन्य विशिष्टताओं की बात करें तो यह प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपए देता है। विधवा, परित्यक्त, तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी विवाह की व्यवस्था है। सामूहिक विवाह के लिए न्यूनतम 10 जोड़े की अनिवार्यता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना में कुल देय 51,000 की धनराशि को बढ़ाकर 1 लाख तथा विधवा पुनर्विवाह और उनकी पुत्रियों के विवाह के अनुसार राशि को 1 लाख रुपए कर दिया है। भाग्य लक्ष्य योजना, जिसका प्रारंभ वर्ष 2017 में होता है, इसका उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंगानुपात को नियंत्रित करना और इनकी अन्य विशिष्टताओं में बात करें तो इसमें केवल बीपीआर परिवार की अधिकतम 2 बेटियां ही लाभ के पात्र हैं। जन्म के समय सरकार बेटी को 50,000 रुपए का बॉन्ड देती है और 21 वर्ष की उम्र तक बढ़कर यह 2 लाख रुपए हो जाता है। माँ को भी 5100 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। फिर आते हैं मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना के बारे में, जिसमें प्रदेश सरकार ने पूर्व सरकार की कन्या विद्याधन योजना की जगह 2017 में मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना शुरू की है। यह योजना 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण हुई है तथा राज्य के लगभग 1 लाख मेधावी छात्र छात्राओं को 10-10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता छात्रवृत्ति देने के रूप में व्यवस्था की गई है। स्वाधार आश्रय गृह योजना, जिसका प्रारंभ आपका 2002 में होता है। स्वाधार आहार योजना का 2002 में प्रारंभ होता है और यह योजना का उद्देश्य निराश्रित और जेल में अवमत, बेशुआ व्यक्ति से अवमत महिलाओं को गृह आश्रय उपलब्ध कराकर उन्हें चिकित्सा परामर्श, विधिक सहायता, प्रशिक्षण और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। यह भारत सरकार के सहयोग से वृंदावन में स्वाधार केंद्र यानी कि कुसुम कुटीर स्थापित किए जाते हैं और वर्तमान में प्रदेश के 11 जिलों में कुल 14 स्वाधार गृह संचालित हैं और 1 अप्रैल 2016 से इसे संशोधित स्वाधार गृह योजना भी लागू की गई है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, जो कि वर्ष 2021-22 में प्रारंभ है, इसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण की समस्या से मुक्ति दिलाना है। यह आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह में से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों एनीमियाग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरियों के लिए ड्राई राशन के साथ साथ अतिरिक्त पोषण की भी व्यवस्था की गई है। बाल श्रमिक विद्या योजना, जिसका प्रारंभ वर्ष 2020 में होता है, इसका उद्देश्य 8 से 18 वर्ष की आयु वाले सभी कामकाजी बच्चों के लिए विद्यालय में वापसी और शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसकी विशिष्टताओं की बात करें तो इस योजना का विस्तार राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा और वर्तमान में केवल 20 जिलों के 2,000 बच्चे ही इसके लाभार्थी हैं। बालकों को 1,000 रुपये और बालिकाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। अब आते हैं वृद्ध महिला आश्रम, जो कि अकेली और असहाय महिलाओं के लिए प्रदेश के सभी जिलों के लिए वृद्ध महिला आश्रम संचालित किया जाता है। आशा ज्योति योजना, जो कि जघन्य हिंसा का शिकार महिलाओं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे महिला हेल्पलाइन, महिला थाना, कानूनी सहायता, कौशल विकास, अल्प प्रवास और चिकित्सा अल्प जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे महिला हेल्पलाइन, महिला थाना, कानूनी सहायता, कौशल विकास, अल्पवास व चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने से हेतु 2015 से प्रदेशों में जिलों में रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केंद्र की स्थापना की जा रही है, जिसमें हिंसा पीड़ित बालिकाओं और महिलाओं के लिए जिन्हें तात्कालीन चिकित्सीय राहत, भरण पोषण एवं अन्य आर्थिक आवश्यकता के लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की स्थापना की गई है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में कि इस कानून को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निदेशक महिला कल्याण की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा दहेज पीड़ित महिलाओं के लिए अनेक तरह की सहायता भी दी जाती है। अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के बारे में, जिसमें सात प्रदेश के 7 मंडल मुख्यालयों में एक एक उद्धार कार्यालय है, जहां उद्धार अधिकारी तैनात है और इसमें समय समय पर पुलिस की सहायता से वेश्यावृत्ति में संभावित स्थानों पर छापे मात्र लिप्त महिलाओं को मुक्त कराया जाता है। राज्य की संरक्षण गृह, जो कि अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम 1956 के अंतर्गत जनपद आगरा और वाराणसी में वर्ष 1960-61 में एक एक राजकीय संरक्षण गृह की स्थापना की जाती है। इन गृहों में वेश्यालयों तथा चकला ग्रहों आदि से मुक्त कराई गई महिलाओं और बालिकाओं के संरक्षण और आश्रय प्रदान किए जाते हैं। आईपीसी एवं अन्य अधिनियम के तहत राज्य में 10 जिला महिला शरणालय है। राज्य महिला आयोग की स्थापना 2002 में होती है और इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और उनमें समुचित विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होना है। इसके अन्य तथ्य में बात करें तो यह उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के संशोधन अधिनियम 2013 का गठन महिला शिकायतों के निस्तारण, सरकार को सलाह देने, महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए किया गया है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष जो आते हैं वह बबीता सिंह चौहान जी है।
किशोर न्याय बोर्ड के बारे में बात करें तो यह बाल अपराधियों, खासतौर से 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधी के बच्चों को संरक्षित करने के उद्देश्य से इसमें इन मामलों की सुनवाई करने के लिए प्राय सभी जिलों में इस बोर्ड का गठन किया जाता है। बंदी काल में इन जिलों में के बजाय संप्रेक्षण जिलों को रखा जाता है। प्रदेश की बरेली, आगरा, मथुरा, ललितपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी आदि 19 जिलों में राजकीय संप्रेक्षण गृह यानी कि किशोर, जबकि बाराबंकी, मुरादाबाद, मिर्जापुर, सीतापुर, गाजियाबाद आदि 5 जिलों में राजकीय संप्रेक्षण गृह जो कि किशोरी से संबंधित है, ये आते हैं। फिर आते हैं हम आगे की ओर अगस्त 2012 में, जो कि बाल अपराध संबंधी मामलों में तुरंत निस्तारण हेतु न्याय बोर्ड के साथ बाल संवाद लोक अदालत आयोजित की जाती है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसकी स्थापना 2013 में होती है। राजकीय बाल गृह, जिसमें शिशुओं के लिए 5 गृह, 10 से 18 वर्ष के बालकों के लिए 10 गृह, बालिकाओं के लिए 4 गृह का संचालन किया गया। परिवार कल्याण के बारे में कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरू किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे 1957 में लागू किया जाता है। 1965 में परिवार नियोजन को अलग करके राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो का गठन किया जाता है। 1977 में परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण ब्यूरो और 1995 में इसे अलग कर परिवार कल्याण महानिदेशालय का गठन किया गया। इस महानिदेशालय के माध्यम से राज्य में बाल स्वास्थ्य सेवाएं, मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, गर्भ निरोधक सेवाएं, प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, परिवार कल्याण बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण और मातृ कल्याण हेतु मैदानी क्षेत्रों में 5,000 की आबादी पर, बुंदेलखंडी क्षेत्रों में 3,000 की केंद्रों पर इसमें स्थापना की गई है। प्रदेश के कुल 15,278 उपकेंद्र इसमें स्थापित हैं और इसमें नगरीय क्षेत्रों में परिवार कल्याण केंद्रों में 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में 1 से 2,500, द्वितीय श्रेणी में 2,500 से 5,000, तृतीय श्रेणी में 5,000 से अधिक की आबादी पर ये बनाए जाते हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है वह लोगों के स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित परिवार कल्याण मंत्रालय की इस योजना की शुरुआत वर्ष 2013 में की जाती है, जिसके अंतर्गत कुछ योजनाएं जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, शिशु कल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवाएं, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम आते हैं। फिर आते हैं मिशन परिवार विकास योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ होता है अप्रैल 2017 में। यह आपका टोटल 57 जिले में किया जाता है। कितने जिले में होता है? मिशन परिवार योजना का प्रारंभ आपके 57 जिले में होता है। 57 जिलों के अंतर्गत होता है, जिसमें बात की जाए तो इसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है। इसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक कुल प्रजनन दर को 2.1% तक लाना है। इसकी विशिष्टताओं में बात करें तो 2022-23 में यह योजना समस्त जिलों में लागू की गई। इस योजना के तहत परिवार नियोजन हेतु गर्भ निरोधक उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही साथ निदान तकनीक अधिनियम 1994 में आता है, जो कि कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में, जो कि इसका प्रारंभ 12 अप्रैल 2005 को होता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। इसकी विशिष्टताओं में बात करें तो यह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना का क्रियान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इस कार्यक्रम के द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, लिंगानुपात में वृद्धि, गर्भवती महिलाओं बच्चों के पूर्ण टीकाकरण तथा टीबी, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस आदि रोगों की रोकथाम पर ध्यान दिया जाता है। वर्ष 2013 में एनआरएचएम्स राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में समायोजित किया जाता है। फिर आते हैं आशा की ओर। आशा जो आता है वह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1,000 आबादी पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ती आशा का चयन किया जाता है। ये समाज या पीड़िता व स्वास्थ्य विभाग के मध्य लिंक वर्कर की तरह कार्य करती हूँ और इस केस को लाने के लिए इन्हें की तरफ से कुछ धनराशि दी जाती है। और आशा की तर्ज पर इसे 2009 में शहरी क्षेत्रों में ऊषा का चयन भी किया जाता है। जननी सुरक्षा योजना, जिसका प्रारंभ 12 अप्रैल 2005 को केंद्र सरकार द्वारा होता है। इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। अन्य विशिष्टताएं आती है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक प्रमुख घटक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत बात की जाए तो यह कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर विशेष ध्यान देती है। संस्थागत प्रसव कराने पर महिलाओं को सहायता राशि प्रदान की जाती है। फिर आते हैं वृद्ध कल्याण की ओर। तो वृद्ध कल्याण में आता है कि यह प्रदेश व देश में वृद्धों के सम्मान में 2001 में वृद्ध वर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है। समाज में वृद्धों की गिनती दशा को देखते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार में अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फिर आते हैं भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में, जिसे 29 दिसंबर 2007 को केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाता है।
इसका उद्देश्य वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसकी विशेषताओं में बात करें तो यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण नियमावली फरवरी 2014 में प्रकाशित किया गया। इस नियमावली के अनुसार राज्य में प्रत्येक परगने में एक एक भरण पोषण अधिकरण गठित करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें अधिकतम 10,000 रुपये तक का भरण पोषण भत्ता विरोधी पक्षकार को अदा करने के लिए पारित कर सकेगा। प्रत्येक जिले में एक अपील अधिकरण की भी गठित किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में 150 संवासियों की क्षमता को वृद्धाश्रम में स्थापित करना है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण विधेयक 2019 जो है वो अभी भी प्रस्तावित होता है, तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2017 को केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और सहायक जीवन उपकरण प्रदान करना होता है, जिसका क्रियान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम के द्वारा किया जाता है। और इसकी विशेषताओं में बात की जाए तो यह योजना के तहत वृद्धों को वॉकिंग स्टिक, एल्बो से बैसाखी, ट्राईपॉड, क्वाड पॉड, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर आदि मुफ्त प्रदान किए जाते हैं और इस उपकरण में कैंप मोड में वितरित किए जाते हैं। अब आते हैं वृद्धावस्था या किसान पेंशन योजना, जो कि केंद्र या प्रदेश सरकार द्वारा पोषित और राज्य समाज कल्याण के द्वारा संचालित होती है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को 1,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन त्रैमासिक किस्तों पर दी जाती है। अब आते हैं अशक्त या वृद्ध गृहों के संचालन, जिसमें देखा जाए तो इसमें 50 की क्षमता का एक आवासीय गृह लखनऊ तथा महिलाओं के लिए वाराणसी में एक गृह का संचालन होता है, जो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्तियों को आवासीय सुविधा और दैनिक जीवन में हेतु भरण पोषण भत्ता भी दिया जाता है। राष्ट्रीय भिक्षुक गृहों का संचालन के बारे में कि इस सामाजिक कुप्रथा को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1975 में प्रदेश सरकार ने भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम लागू किया, जिसके अंतर्गत वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मथुरा में एक एक भिक्षुक गृह और फैजाबाद में 2 भिक्षुक गृहों की स्थापना की गई। प्रत्येक की क्षमता जो होती है वह 2 भिक्षुकों की होती है। अब आती है सैनिकों एवं स्वतंत्रता सेनानी कल्याण योजना, जो कि राज्य में पूर्व सैनिकों, अपंग सैनिकों, शहीदों के आश्रितों के कल्याण हेतु राज्य सैनिक विभाग और उसके अधीन निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास स्थापित है। निदेशालय से नीचे जिला कार्यक्रमों की स्थापना की जाती है, जिसके संचालन भी निम्न तरीके से है। द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्व सैनिकों या सैनिक पत्नियों को प्रदेश सरकार द्वारा 6,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। कारगिल युद्ध में शहीद प्रदेशों के लिए 98 सैनिकों के विधिक आश्रित को 7500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। राज्य में रहने वाले उन सैनिकों जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और अन्य कोई अलंकरण प्राप्त होता है, राज्य सरकार द्वारा नगद अनुदान व 30 वर्षों तक वार्षिकी की जाती है। इसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, सौर चक्र अनुदान राशि होती है, जिसमें 52 लाख, 31 लाख, 20.8 लाख, 32.5, 19.5 मतलब कि इन सभी चक्रों में विभिन्न तरीके की राशि दी जाती है। पूर्व सैनिकों को केंद्र या राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में सेवा आयोजित किया जाता है, जिसका सेवा आयोजन नहीं हो पाता है उन्हें कई रोजगार योजनाएं संचालित होती हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को एक सहचर के साथ प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा है। राज्य सरकार के चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा व भोजन है। सेनानियों के दाह संस्कार हेतु 12,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों या पुनर्वास या कल्याण के लिए फरवरी 1983 में उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि, मई 1989 में उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना की जाती है। निराश्रित सेनानियों के लिए लखनऊ और मथुरा में एक एक सेवा सदन स्थापित किया गया। आपातकाल के दौरान कारागार में निरुद्ध रहे उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानियों में 20,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन, निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क विशिष्ट यात्रा की सुविधा दी गई है। अब आते हैं दिव्यांग कल्याण की ओर कि दिव्यांग शब्द की परिभाषा के बारे में बात करें तो दिव्यांगजन के सम्यक कल्याण में भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 में 7 फरवरी 1996 से प्रभावित होता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 सितंबर 1995 को अलग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का गठन किया जाता है, जिसमें विकलांगजन विकास विभाग तथा जिसे 26 अप्रैल 2017 को परिवर्तित कर वर्तमान नाम दिया जाता है। दिव्यांग व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी निःशक्तता से कम 40% तक ग्रस्त होता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 2.08 लोग जो होते हैं वो दिव्यांग होते हैं, जिसमें सर्वाधिक दिव्यांग वाला जिला कानपुर आता है। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के बारे में बात करें तो यह प्रदेश में
दृष्टिबाधित, मूक बधिर और शारीरिक रूप से दिव्यांग निराश्रित व्यक्तियों को जिनका जीवन यापन स्वयं का कोई साधन नहीं है, ना ही वे किसी भी प्रकार का ऐसा परिश्रम करते हैं, उनके भरण पोषण हेतु दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना में 1,000 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान पेंशन दिया जा रहा है। फिर इसमें ब्रेल प्रेस की स्थापना, जो कि प्रदेश में 7 विभागीय दृष्टिबाधित विद्यालयों में संचालित है। ब्रेल लिपि में छपी हुई पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। ब्रेल प्रेस देहरादून के उत्तराखंड में चले जाने के कारण नई ब्रेल प्रेस की स्थापना लखनऊ में की जाती है। राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय यानी कि स्पर्श के बारे में कि प्रदेश में लखनऊ में 2 छात्र या छात्रा, गोरखपुर में 2 छात्र या छात्रा, मेरठ, बांदा, सहारनपुर में कुल 7 छात्र दृष्टिबाधित विद्यालय है जिनमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। राजकीय मूक बधिर विद्यालय यानी कि संकेत के बारे में कि यह शिक्षा एवं पुनर्वास के उद्देश्य से लखनऊ, आगरा, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर में एक एक मूक बधिर विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रों को शिक्षा दिए जाने के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राजकीय अविकसित मस्तिष्क विद्यालय यानी कि ममता के बारे में, जो कि प्रदेश में मानसिक रूप से अविकसित बालकों या बालिकाओं के लिए एक एक विद्यालय लखनऊ, प्रयागराज में संचालित है, जिसमें बालकों और बालिकाओं को मनोवैज्ञानिक पद्धति से शिक्षा दी जाती है और इनका प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। राजकीय अक्षम विद्यालय यानी कि प्रयास के बारे में, जो कि शारीरिक रूप से अक्षम यानी कि मूक बधिर और दृष्टिबाधितों को छोड़कर बालकों के लिए प्रतापगढ़ और लखनऊ में एक एक विद्यालय संचालित है। कौशल विकास केंद्र, जो कि अस्थि विकलांगों को प्रशिक्षण दिए जाने वाले के उद्देश्य से प्रयागराज, उन्नाव, वाराणसी में एक एक राजकीय कर्मशाला की स्थापना की गई है। दृष्टिबाधित बेरोजगार दिव्यांगों को कार्य उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से लखनऊ, गोरखपुर, बांदा में एक एक आश्रित कार्यशाला संचालित है। मूक बधिरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए आगरा में एक कार्यशाला संचालित है। गौतम बुद्ध नगर तथा मुरादाबाद में दिव्यांगों के लिए बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें सभी श्रेणी के दिव्यांगों के प्रशिक्षण इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। फिर आते हैं हम आगे की ओर। दिव्यांग विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि राज्य सरकार द्वारा 2008 में लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, जिसमें 50% सीटें दिव्यांगों के लिए हैं और भारत में यह अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है, जिसमें चित्रकूट में वर्ष 2001 में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना निजी क्षेत्र में की गई, जिसे वर्ष 2023 में राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। अन्य प्रमुख कार्यक्रम में आता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत परिवर्तित करते हुए उसके अधिकांश प्रावधानों को लागू कर दिया गया। दृष्टिबाधित अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए लखनऊ में एक राजकीय दृष्टिबाधित इंटर कॉलेज की स्थापना की गई है। दिव्यांग श्रेणी के दिव्यांगों को दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है और इन्हें कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के तहत कृत्रिम अंग या तथा श्रवण सहायक यंत्र की खरीद हेतु 8,000 रुपये तक की एक मुफ्त सहायता दी जाती है। दिव्यांगों की खेल की सुविधा प्रदान कराने के लिए लखनऊ में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की स्थापना की जाती है। उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए लखनऊ में छात्र छात्राएं, गोरखपुर छात्र छात्राओं, प्रयागराज तथा मेरठ में कुल 6 छात्रावासों की स्थापना की गई। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 1997 से संचालित की गई है, जिसके अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह करने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज साइकिल योजना एवं दिव्यांगजन पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण और दुकान संचालन योजना राज्य पोषित योजना है। राज्य में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड राज्य शाखा उत्तर प्रदेश शाखा की 27 जनवरी 2020 को की जाती है। गोरखपुर में जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए एक मनोविकास केंद्र की स्थापना की गई। वाराणसी में अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान की स्थापना की जाती है। प्रदेश की सेवाओं, गरीबी उन्मूलन, विकास योजनाओं के लिए दिव्यांगों के लिए सीटें इसमें आरक्षित की गई हैं। अब राज्य सेवाओं के लिए समूह क ख में 4% आरक्षण, आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट दी जाती है। 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को साधारण क्लास में सरकारी बसों में मुफ्त सुविधा दी जाती है। लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, सहारनपुर, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर में 3 से 7 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा 2009 से 10 में बचपन डे केयर सेंटर का संचालन है। कुष्ठ ग्रसित लोगों में कुष्ठावस्था पेंशन योजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। मानसिक मंदित और मानसिक रूप से ऋण दिव्यांग जन हेतु बरेली, मेरठ, गोरखपुर में कुल 3
आश्रय गृह प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया गया है। दिव्यांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग निर्माण हेतु लखनऊ केंद्र में 3 संचालित है। अल्पसंख्यक कल्याण बारे में बात करेंगे कि सरकार द्वारा जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 27 जिलों जिनमें अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिमों की जनसंख्या 20% या अधिक है, अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपद घोषित किया गया है। प्रदेश के संतान विकास खंडों तहसीलों शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खंड या तहसील घोषित किए गए। सर्वाधिक अल्पसंख्यक है जो आते हैं वो रामपुर में 50.57% जिले में, जिसमें मुरादाबाद थे और औरैया और बिजनौर औरैया का एक इसके बाद क्रम आता है। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994 के अंतर्गत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया है। इसके पहले केवल मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को ही अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ था। जनगणना 2011 की बात की जाए तो इसमें हिंदू जो रहे हैं वह 79.73%, मुस्लिम आते हैं 19.26, सिख आते हैं 0.32, ईसाई आती है 0.18, जैन आते हैं 0.11, बौद्ध आते हैं 0.10, अन्य आते हैं 0.01 और जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया है वह 0.24 आते हैं। तो इस तरीके से आता है। फिर आते हैं हम आगे की ओर अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के बारे में। यह जो विभाग है इसकी स्थापना जो होती है 12 अगस्त 1995 को होती है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्गों के हितार्थ में विभिन्न योजनाओं के कार्यक्रम और संचालन क्रियान्वयन का समन्वय करना है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक आयोग जो कि इसका स्थापना 1969 में होती है। इसका उद्देश्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षित करना है। उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड जो कि 27 अप्रैल 1987 को इसकी स्थापना होती है और इसका उद्देश्य प्रदेश में वक्फ की सुरक्षा, विकास एवं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाना है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के बारे में बात करें जिसकी स्थापना 17 नवंबर 1984 को लखनऊ में होती है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु है। इसकी विशिष्टताओं में बात करें तो यह निगम द्वारा अल्पसंख्यकों की टर्म लोन योजना अपनी अंश पूंजी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम के प्राप्त ऋण से संचालित किया जाता है। मार्जिन मनी ऋण का संचालन जो होता है वह प्रदेश सरकार में ऋण प्राप्त करके किया जाता है। व्यवसायिक प्रशिक्षण और कौशल सुधार योजना एवं परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना शासन से प्राप्त अनुदान से चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में होती है और यह प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के लिए हज यात्रियों की सुविधाएं प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश सुन्निया सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बारे में जिसका गठन 1999 को होता है, जो वक्फ अधिनियम 1995 के तहत होता है। पुनर्स्थापना 2004 से 5 है। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय जो कि 1995 से 96 में इसकी स्थापना होती है। अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना जो कि जनवरी 2009 में इसका प्रारंभ होता है और अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों को स्वावलंबी बनाने हेतु इसका कार्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण के बारे में बात करें जिसका गठन मार्च 2014 में होता है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। इसका उद्देश्य प्रदेश में स्थित वक्फ समितियों के विवादों का निस्तारण करना है। अन्य प्रमुख कार्यक्रम में आते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय कम है, बच्चों के लिए पूर्व दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना चलाई जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे गरीब अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। मेडिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना 2005-6 से चलाई जा रही है। मेडिकल इंजीनियरिंग एमबीए और विश्वविद्यालय शिक्षण संस्था में प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु योजना 2007 से 8 में है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए भारत सरकार द्वारा छात्रावास योजना चलाई जा रही है। लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अक्टूबर 2009 को की जाती है। अरबी फारसी भाषाओं के विकास हेतु अरबी फारसी मदरसा विकास निधि की स्थापना 2001 में होती है। 18 दिसंबर 2008 को राज्य सरकार द्वारा अरबी फारसी मदरसा बोर्ड का गठन किया जाता है। खेल एवं युवा कल्याण के बारे में बात करें तो प्रदेश में युवा कल्याण के क्षेत्र में पहला कदम 1947 में उठाया गया जब प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया जाता है और इसके उपरांत वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948 के तहत प्रांतीय रक्षक दल को कानूनी दर्जा दिया जाता है। इसकी भूमिका तथा उद्देश्यों का पुष्टिकरण 1971 के प्रांतीय रक्षक दल का नाम बदलकर प्रादेशिक सिख विकास दल कर दिया गया। खेल कूद व्यायामशालाओं शारीरिक संवर्धन के अन्य मामलों में निर्वहन तथा प्रदेश में युवा आंदोलन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1956 में युवा आंदोलन संगठन की स्थापना की जाती है और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण युवकों के संगठन में युवक मंगल दल बनने लगे हैं। तो इस तरीके से आता है। फिर आते हैं हम आगे की ओर
प्रदेश में खेल विभाग और खेल निदेशालय की स्थापना के बारे में कि वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश क्रीड़ा परिषद को अधिग्रहण कर लिया गया। सरकारी सेवाओं में 2% सीटें खिलाड़ियों को दिए जाने की व्यवस्था है। लक्ष्मण बरानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना, जो कि प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लक्ष्मण एवं रानी लक्ष्मीबाई नामक खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें 3,11,000 रुपए की नगद राशि और लक्ष्मण रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा दी जाती है और यह राज्य सर्वोच्च खेल पुरस्कार के अंतर्गत है। प्रदेश में खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिया जाता है और यह एकल एवं टीम खेलों को अलग अलग दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जो कि प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय खेल में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें एकल और टीम गेम्स अलग अलग प्रदान होता है। विवेकानंद यूथ अवार्ड, जो कि प्रदेश के प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले युवक तथा महिला मंगल दलों को शासन स्तर पर गठित समिति के अनुमोदन पर पुरस्कृत किया जाता है। पंचायत युवा क्रीड़ा अभियान जो योजना, जो कि वर्ष 2008-9 में शुरू की जाती है और इसका उद्देश्य परंपरागत खेलों के प्रति ग्रामीण युवाओं और बच्चों के रुझानों को विकसित करना है। अन्य विशिष्टताएं देखें तो वर्ष 2014 में इस योजना के स्थान पर राजीव गांधी खेल अभियान की शुरू किया जाता है और वर्ष 2016 में खेलो इंडिया के नाम से इसे संचालित किया जाता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में खेल की अवस्थापनाओं को सृजन किया गया। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के बारे में, जिसकी स्वीकृति 10 मार्च 2023 को होती है और इसका उद्देश्य खेल संस्कृति को विकसित करना इसका मेन मोटिव होता है। इसके प्रमुख घटक में आता है कि खेल उद्योगों को विकास देना, खेल के माध्यम से समावेश को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का निर्माण उपयोग करना, प्रतिभा और पहचान आदि होता है। अन्य विशिष्टताओं में आता है कि प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य खेल प्रशिक्षण एवं ई स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना, उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष का निर्माण किया जाएगा, जनपद स्तर पर प्रत्येक 5-5 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आने वाले 5 वर्षों में राज्य में 14 उत्कृष्टता केंद्र, 5 उच्च प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की जाएगी। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु नर्सरी स्तर की खेल अकादमियों की शुरुआत की जाती है और यह राज्य की पहली खेल नीति है। राज्य युवा नीति 2016 के बारे में कि राज्य के 14 से 35 वर्ष के लगभग 39% युवाओं को राज्य मूल्यों पर वाहक बनाने और उनमें एकता और सामाजिक सौहार्द की भावना बलवती करने तथा सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 8 सितंबर 2016 को पहली बार राज्य युवा नीति प्रख्यापित की गई है और यह युवाओं के विकास कौशल विकास और उन्हें रोजगार हेतु दक्ष बनाना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास निगम के बारे में, जो कि कम पढ़े लिखे 14 से 35 वर्ष के युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार पाने हेतु योग्य बनाना और इसे उत्तर प्रदेश में 2000 जुलाई 2013 में शुरू किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो कि 25 सितंबर 2014 को शुरू की जाती है और इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं के कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। विशिष्टताओं के अंतर्गत बात करें तो यह मुख्यतः राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत 15 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है और इसके अंतर्गत 2023-24 में 1,20,554 युवाओं और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में 52,058 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। फिर आते हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जो कि सितंबर 2008 में शुरू होती है। इस योजना के अंतर्गत बात की जाए तो इसका जो उद्देश्य आता है वह शिक्षित युवा बेरोजगारों को रोजगार अथवा व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसकी विशिष्टताएं होती है कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में 2 क्षेत्रों उद्योग या सेवा में रोजगार उद्यम से स्थापित करने हेतु वित्तीय ऋण प्रदान करना है। उद्योग क्षेत्रों हेतु 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता में 6% की ब्याज ऋण पर दिया जाएगा। 18 से 40 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को यह धनराशि प्लांट मशीनरी कच्चे माल के क्रय कंप्यूटर केंद्र टेंट हाउस आदि के खरीद हेतु प्रदान की जाएगी। श्रमिक कल्याण के बारे में बात करें तो यह श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा के हित का लाभ उपलब्ध कराने के लिए सेवा शर्तों को विनियमित किए जाने, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर वातावरण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से सुनिश्चित वित्तीय लाभ सहित न्यूनतम वेतन और समय और उसका भुगतान सुनिश्चित कराने में राज्य ने वर्ष 1936 में श्रम आयुक्त संगठन का गठन किया। प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत विभिन्न कार्यों में लगे मजदूरों की समय समय पर न्यूनतम मजदूरी नियत की जाती है। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थित है। श्रम संबंधी मामलों की सुनवाई हेतु राज्यों के 16 जिलों में कुल 20 श्रम न्यायालय हैं। कानपुर में 4 और गाजियाबाद में 2 न्यायालय हैं। औद्योगिक विवादों में प्रयागराज में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण है जिसके अधीन 5 आते हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर जो आते हैं वो न्यायाधिकरण है।
श्रमिकों और उनके परिजनों की चिकित्सा, खेलकूद, मनोरंजन, सिलाई कढ़ाई के साथ साथ आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसमें प्रदेश में राजकीय श्रम हितकारी केंद्र की भी स्थापना की गई। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1976 में पारित किए गए बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें प्रदेश के बंधक श्रमिक प्रथा की समाप्ति कर दी गई है और बंधित श्रमिक की गिरवी रखी हुई जायदाद को मुक्त कराने की घोषणा की गई है। बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु 50% केंद्र पोषित योजना चलाई गई है। बाल श्रम की समाप्ति बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत 16 व्यवसायों 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बालक श्रमिकों के नियोजन को पूर्णतः वर्जित किया गया है। फिर आते हैं आगे की ओर, महिला श्रमिकों के लिए 1961 में मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पास किया गया, जिसमें प्रथम के अंतर्गत महिलाओं के सवेतन प्रसूति अवकाश पर प्रावधान किया गया है, तो द्वितीय के अंतर्गत लिंग के आधार पर इसमें वेतन में भेद करने का प्रावधान किया गया है। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें 1948 और बीड़ी और सिगार कामगार रोजगार शर्त अधिनियम 1966 व मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के तहत बाल श्रम का नियोजन जो होता है वो प्रतिबंधित होता है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार यानी कि नियोजन और सेवा शर्त विनिमय अधिनियम 1996 तथा संगठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण यानी कि नियोजन और सेवा शर्त विनिमय नियमावली 2009 के अंतर्गत भवन निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराए जाने पर कार्य निदेशक कारखाना कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिक कार्य हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निम्न योजनाएं संचालित की गई हैं। शिशु हित लाभ योजना, मातृत्व हित लाभ योजना, बालिका मदद योजना, मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता, दुर्घटना सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता, अक्षमता पेंशन योजना इत्यादि योजनाएं आती हैं। अंशदायी पेंशन योजना जिसकी शुरुआत मई 2009 में होती है, इसका उद्देश्य पेंशन संबंधी सुधारों हेतु है। इसकी विशिष्टताओं में बात करें तो यह 1 अप्रैल 2005 से इसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2005 से इसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आए कर्मचारियों के वेतन और महंगाई के योग के 10% बराबर अंशदान किए जाने पर उसी के बराबर धनराशि राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। शिशु हित लाभ योजना के बारे में जो कि यह अधिसूचित होती है और इसे 2010 में अधिसूचित किया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मकार श्रमिकों के बच्चों को पौष्टिक आहार सुनिश्चित कराना है। विशिष्ट तथ्य देखें तो योजना का लाभ दंपत्ति श्रमिकों को 2 बच्चों और 2 वर्ष तक की आयु तक के को प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से ये इनके बारे में आता है। फिर आते हैं आगे की ओर, मातृत्व हित लाभ योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ 2010 में होता है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिला श्रमिकों को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करना। विशिष्ट तथ्य देखें तो यह पंजीकृत महिला मजदूर श्रमिकों के प्रसव में 12,000 रुपए दिए जाते हैं। यह धनराशि 2 किस्तों में मिलती है जिसमें 2 बच्चे तक को दी जाती है। बालिका मदद योजना जो कि सितंबर 2020 में प्रभावित हुई और इसका उद्देश्य श्रमिक परिवार में बेटी के जन्म पर आर्थिक मदद हेतु की गई। अन्य विशिष्टताएं आती हैं कि अपंजीकृत मजदूर के घर बेटी के जन्म पर एक मुश्त 25,000 की मदद की जाती है। अक्षमता पेंशन योजना के बारे में बात करें तो यह जो पेंशन योजना है वह पंजीकृत मजदूर के कार्य के दौरान विकलांग होने पर 1,000 रुपये मासिक पेंशन जीवन पर्यंत देने की व्यवस्था है। दुर्घटना सहायता योजना जिसमें पंजीकृत मजदूर की मृत्यु 5 लाख रुपए, स्थायी विकलांगता पर 3 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता पर 2 लाख रुपए की मदद की जाएगी। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में बात करें तो यह सामाजिक सुरक्षा का यह कार्यक्रम सर्वप्रथम 1952 में कानपुर में शुरू किया गया। यह योजना विद्युत तथा गैर विद्युत से चलने वाले कम से कम 10 कर्मचारी वाले कारखानों में लागू है और यह योजना कामगारों में और उनके सेवा योजकों के अंशदान पर निर्भर होती है। इसमें राज्य के 37 ऐसे जिले संचालित है जिसमें उद्योगों की बहुलता है। बीमांग के सिरकों और उनके परिवारों के तहत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कर्मचारी कल्याण निगम के बारे में जिसकी स्थापना 1965 में होती है और इसका उद्देश्य राज्य कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं में बाजार भाव से कम मूल्य पर क्रय करने पर कैंटीन सुविधा उपलब्ध कराना इसका मेन मोटिव होता है। फिर आते हैं हम आगे की ओर, तो चलते हैं रोजगार कार्यालय की ओर। रोजगार कार्यालय जो आते हैं वह प्रदेश में इनका स्थापना 1945 से शुरू हुआ है और राज्य में 90 सेवा योजन कार्यक्रम स्थापित किए जाते हैं जिनमें 57 जिला सेवा योजना, 18 क्षेत्रीय, एक व्यवसायिक प्रबंध एवं प्रबंधकीय, एक नगर सेवा योजन कार्यक्रम, 13 विश्वविद्यालय सेवा योजन सूचना एवं मंत्रणा केंद्र है जिसमें 11 पंजीयन केंद्र आते हैं। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों तथा
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों में रोजगार परकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से कुल 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र कार्य कर रहे हैं। अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत यह सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करके खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम में 75% आबादी ग्रामीण आबादी तो 50% शहरी आबादी को लाभान्वित करते हैं। इसमें प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को प्रत्येक व्यक्ति 5 लाख किलोग्राम खाद्यान्न अत्योदन अन्न योजना के तहत परिवारों को 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 1 रुपये प्रति किलोग्राम मोटे अनाज की आर्थिक उन्नत सहायता देय कीमतों पर प्रदान की जाती है और प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम एक खाद्यान्न के हकदार होते हैं। इसमें आता है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रथम चरण में जनवरी 2016 से 28 जिलों में लागू है। द्वितीय चरण में मार्च 2016 से इसे 47 जिलों में लागू है और अर्थात यह 75 जिलों में लागू है। नवंबर 2016 में केरल तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कर दिया गया है और यह देश के सभी राज्यों के संघ शासित प्रदेशों में लागू हो गया। वर्तमान में इस अधिनियम में कुल 81.34 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए लोग आच्छादित हैं। इसके अलावा इसमें गर्भवती महिलाओं, गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चों को जन्म देने के पश्चात 6 माह के स्तनपान कराने तक कम से कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ प्राप्त करने का हकदार होंगे। तो इस तरीके से ये आता है। फिर आते हैं हम आगे की ओर तो देखते हैं ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना के बारे में कि पूर्वांचल के 6 जिलों जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया आता है और बुंदेलखंड के 7 जिलों में यह योजना मार्च अप्रैल 2007 से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत इस जिलों में कुल मिलाकर 500 बैंक खोले गए हैं। प्रत्येक बैंक में 40-40 लाभार्थी हैं। प्रत्येक 1 वर्ष में 100 ग्राम तक का खाद्यान्न ऋण रूप ले सकता है जिसमें 1 वर्ष के भीतर लौटाना होता है। 13 और जिलों में इस प्रकार के बैंक खाते खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पेंशन योजना जो कि 1 अप्रैल 2018 को प्रदेश सरकार के पूर्व सरकार द्वारा वर्ष 2014 में संचालित समाजवादी पेंशन योजना की जगह मुख्यमंत्री पेंशन योजना शुरू की गई है। यह केवल उन विधवा, दिव्यांग व वृद्धों के लिए है जिनके पास आय के कोई साधन नहीं है। इस योजना में पेंशन राशि 1,000 रुपये प्रति माह सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो कि 15 फरवरी 2021 को प्रारंभ होती है, इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। युवाओं के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन द्वारा आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, मेडिकल तथा आईआईटी प्रवेश परीक्षाओं में सहायता देना। छात्रों को निःशुल्क टैबलेट, लैपटॉप वितरण की घोषणा है और यह प्रदेश के 75 जिलों में लागू हो चुकी है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना जिसका अनुमोदन 28 जून 2023 को होता है, शुभारंभ 21 अगस्त 2023 को और इसका उद्देश्य प्रदेश में सूक्ष्म उद्यमियों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना है। इसका लक्ष्य लगभग 50 लाख एमएसएमई सूक्ष्म उद्यमियों का बीमा कवर करता है। विशिष्ट तथ्य में बात करें तो इसमें पंजीकृत 18 से 60 साल के सूक्ष्म उद्यमियों की दुर्घटना से मृत्यु, स्थायी विकलांगता पर उन्हें और उनके परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आर्थिक अपंगता की स्थिति में दिव्यांग प्रतिशतता के आधार पर लाभ प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये आता है। फिर आते हैं हम आगे की ओर मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा के बारे में जिसका प्रारंभ 25 नवंबर 2022 को होता है। इसका उद्देश्य बुनकरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। इसका कार्यान्वयन अगले 5 वर्षों के लिए है। इसकी विशिष्टताओं में देखा जाए तो यह प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट लगाने के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है और सामान्य बुनकरों में सोलर प्लांट की कुल लागत 50%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बुनकरों में सोलर की लागत 75% का अनुदान दिया गया। इसमें न्यूनतम 10% का जो लाभान्वित है वह महिला बुनकरों के लिए लाभान्वित करने का लक्ष्य है और वर्तमान में प्रदेश के 2.5 लाख पावरलूम और 5.5 लाख लोग जो हैं इसमें बुनकर संलग्न है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की बात करें तो यह 29 अक्टूबर 2021 को ये प्रारंभ होता है और इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है और इसका लक्ष्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के लगभग 4.5 करोड़ कर्मकारों की बीमा पहुंचना न होता है। यह योजनाओं के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कामगारों की दुर्घटनावश मृत्यु तथा स्थायी अपंगता की दिशा में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो आता है कि इसमें 6 श्रेणियों में आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना जिसका प्रारंभ 1 सितंबर 2000 को होता है। यह व्यापारियों की दुर्घटना से हुई मृत्यु और अपंगता में आर्थिक सहायता प्रदान करने और उन्हें व्यापार हेतु प्रोत्साहित किया जाता है जिसमें बीमा लाभ पंजीकृत
जिसमें बीमा लाभ जो आता है पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना से मृत्यु और स्थायी अपंगता में 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता होना है। विशिष्ट तथ्यों के अंतर्गत बात करें तो यह योजना में इसका नाम जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना था, जिसका वर्तमान नाम 30 जून 2016 में कर दिया गया। यह वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित है, जिसमें पूर्व में बीमा राशि 5 लाख रुपए निर्धारित तिथि है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो कि 24 जनवरी 2019 को होती है और इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों शिल्पियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना है। इसके विशिष्ट तथ्यों में आता है कि यह योजना के तहत बढ़ई, दर्जी, नाई, कुम्हार, बुनकर, मोची, सोनकार, लोहार, हलवाई, राजमिस्त्री आदि पारंपरिक कारीगरों को निःशुल्क 6 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। और फिर आते हैं हम कुछ नवीनतम कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं हम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, जो कि 24 जनवरी 2005 को शुरू होती है और इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करके बिना ब्याज के 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान करना है। फिर आते हैं रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, जो कि बजट 2025-26 में शुरू की जाती है और इसका उद्देश्य प्रदेश में छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई की तरफ आकर्षित करना, ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को आकर्षित करना है। मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना, जो कि 4 नवंबर 2004 को शुरू होती है और यह महिला कल्याण विभाग द्वारा राज्य में निराश्रित बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने हेतु 10 नए बाल संरक्षण गृह स्थापित करके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करती है। पीएम कुसुम योजना, जो कि 22 दिसंबर 2023 को शुरू की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसी क्षेत्र में सौर ऊर्जा को सशक्त कर किसानों के आय में वृद्धि करना और पर्यावरण को संरक्षित करना है। बंधन योजना, जो कि 22 अक्टूबर 2023 को होती है, इसका उद्देश्य नगरीय क्षेत्र में अवस्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की अवस्थापनाएं और अन्य सुविधाएं विकास करना। नंदनी कृषक योजना, जो कि 25 अगस्त 2023 को शुरू की जाती है, इसका उद्देश्य प्रदेश में उच्च उत्पादन क्षमता में गौवंश का संवर्धन करना है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, जो आपकी 22 अगस्त 2023 को की जाती है, जिसमें इसका उद्देश्य सभी स्नातक और अभियांत्रिकी तथा तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा अथवा डिग्री धारक युवाओं में प्रशिक्षण कर रोजगार के अवसर प्रदान करना। आकांक्षी नगर योजना 12 सितंबर 2023 को होती है, जिसमें शहरी नियोजित विकास कार्यक्रमों को सुचारू ढंग से त्वरित रूप से लागू किया जाता है। जलकारी बाई कोरी पावर लूम विकास योजना, जो कि आपकी अप्रैल 2023 में लागू की जाती है और इसमें हथकरघा और वस्तुतों को बढ़ावा देना है। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना, जो कि 29 मार्च 2023 को लागू होती है, इसके तहत मछुआरा समुदाय और मत्स्य पालकों के नाव, लाइफ जैकेट, आइस बॉक्स, जाल आदि की खरीद पर 40% की सब्सिडी प्रदान करना। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि दिसंबर 2022 में होती है और इसका मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और आवश्यक तालाब, मत्स्य बीज बैंक आदि हेतु अनुदान प्रदान करना। पीएम श्री स्कूल योजना, जो कि 5 सितंबर 2022 को शुरू होता है और इसमें प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि पीएम श्री योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों के उन्नयन और विकास करना। सारस परियोजना 20 सितंबर 2022 को शुरू होती है, जो कि महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म, स्वच्छता, जागरूकता को बढ़ावा देना। इस योजना को गाजियाबाद में शुरू किया जाता है। एक जिला एक खेल योजना, जो 2022 में शुरू होती है, जिसमें जिलेवार प्रचलित खेलों की पहचान और उनको बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि 29 अक्टूबर 2021 को होती है, जिसमें पीएम जन आरोग्य योजना से वंचित लोगों और उनमें असंगठित क्षेत्र के प्रति परिवारों में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। अनूठी उपहार योजना को 2021 में शुरू होती है, प्रदेश में टीकाकरण को बढ़ावा देना। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि अप्रैल 2020 में होती है, जो एकीकृत खाद्य योजना के रूप में आरंभ है। इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना। बाबा साहेब रोजगार प्रोत्साहन योजना नवंबर 2019 में होती है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर विकास कर नवयुवकों को रोजगार और उद्यमिता की ओर उन्मुख करना और ग्रामीण पलायन को रोकना। एक जिला एक उत्पाद योजना, जो कि 24 जनवरी 2018 को शुरू होती है, जो राज्य में सूक्ष्म परंपरागत कुटीर उद्योगों को बढ़ावा और स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाता है। मुखबिर योजना, जो कि 24 जून 2017 को होती है, यह प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकती है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में 3 लोगों, जिसमें खासतौर पर गर्भवती महिला सहायिका और मुखबिर की एक टीम बनाई जाती है। नया सबेरा योजना, जो कि जून 2017 में शुरू होती है, जिसमें बाल श्रम में संलग्न बाल श्रमिकों की पहचान कर उन्हें बाल श्रम से मुक्त कराकर शैक्षणिक, सामाजिक और नैतिक विकास करना। मिशन परिवार विकास, जो कि ये 11 जुलाई 2017 को होता है, इसकी शुरुआत अवंतीबाई चिकित्सालय बलरामपुर से की जाती है। प्रकाश हेतु विकास योजना 25 सितंबर 2017 को शुरू किया जाता है और इस योजना का आरंभ जो है वह मथुरा जिले में किया जाता है। फिर आते हैं हम आगे की ओर, आपके उत्तर प्रदेश की पुरानी कल्याणकारी योजनाएं, जैसे कि हौसला पोषण योजना।
जो कि जुलाई 2016 में शुरू होती है गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए। फिर आते हैं श्रमिक आवासीय विद्यालय योजना मई 2015 में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। श्रमिक मध्याह्न योजना मई 2015 में होती है। फिर आते हैं हम आगे की ओर, समाजवादी पेंशन योजना नवंबर 2014 में, समाजवादी एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा योजना सितंबर 2012 में, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना जुलाई 2022 में, स्वचल पालना योजना जो आती है वह 2012 से 13 में, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद फरवरी 2009 में, सावित्रीबाई फुले बालिका मत शिक्षा मदद फरवरी 2009 में, सलोनी स्वास्थ्य किशोर दिसंबर 2008 में, व्यापारी दुर्घटना बीमा नवंबर 2008 में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा अक्टूबर 2007 में, बालिका श्री 2006 से 7 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सितंबर 2005 में, निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना सितंबर 2005 में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना अगस्त 2004 में, अनुदान योजना 2003 से 4, स्वयं सिद्धा योजना 2001 से 2, शिक्षा मित्र 2001 से 2001 के बीच होती है। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना 1999 से 2000, बालिका समृद्धि योजना अगस्त 1997, राष्ट्रीय बाल श्रम योजना 1998, नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण योजना 1981, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना 1980 से 81। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान जो आता है वो 15 अगस्त 1972 को शुरू किया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपकी पुरानी योजना है। अब आते हैं हम इसमें पहले नंबर पर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा आता है अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान के बारे में। इसकी स्थापना कहाँ होती है? ये वाराणसी में होती है। प्रदेश सरकार द्वारा 2008 में दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, वो आपकी लखनऊ में होती है। लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की प्रत्येक सीट दिव्यांगों के लिए आती है, वे आपकी 50% है। प्रदेश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल संरक्षण अभियान का प्रथम आयोग गठित होता है 2013 में। दृष्टिबाधितों के विद्यालयों को क्या कहा जाता है? ये स्पर्श कहा जाता है। सबरी संकल्प योजना किसके लिए आती है? वो आपकी महिलाओं एवं बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई गई है, किसके द्वारा कब चलाई गई है? तो ये आपकी 2017-18 में चलाई गई है। फिर आते हैं दृष्टिबाधितों में पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित हो? तो ये आपका लखनऊ में आता है। राज्य के प्रत्येक विधायक को अपने विधानमंडल क्षेत्र में विकास हेतु प्रतिवर्ष कितने रुपए दिए जाते हैं? 5 करोड़ रुपए। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ पर है? रामपुर में है। निम्न में से केंद्र सरकार की योजना नहीं है, वो आती है गंगा एक्सप्रेस पे। SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम बना हुआ है, वो आपका 1989 में। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया जाता है वो आपका 1993 में। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कार्यक्रम जो प्रारंभ होता है वो आपका 2021 में। समाजवादी पेंशन योजना की जगह मुख्यमंत्री पेंशन योजना जिसमें प्रति माह 1,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है वो आता है आपका 1 अप्रैल 2018। समेकित बाल विकास योजना के लिए संचालित है आपका 1975 से। प्रांतीय रक्षक बल का जो गठन किया जाता है वो आपका 1947 से। निम्न में से किसी अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो ये आपका थारू को। वंदे मातरम योजना संबंधित है किससे? स्वास्थ्य से। मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना को किस वर्ष पुनर्नामित किया गया है? तो ये आपका आएगा 2021 में। निम्न में से कौन जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो ये आएगा आपका मातृ मृत्यु दर एवं नवजात मृत्यु दर में कमी। फिर आते हैं हम आगे की ओर 22 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है कौन किससे सम्मिलित है। तो इसमें आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2020 से एवं किसान स्कीम 2021 से, मिशन इंद्रधनुष आपका 2014 से, और आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 से। तो ऑप्शन ही होगा। निम्न में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इस योजना के बारे में बताना है। अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्य मातृत्व योजना, स्त्री निधि योजना। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन सी योजना आपकी संबंधित है। तो जो योजना आती है आपकी ऑप्शन सी होगा, केवल एक होगी। पहली अनूठी उपहार योजना सिर्फ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यम मित्र का संबंध निम्न में से कौन से कथन से है? तो ये आएगा आपका ऑप्शन डी कि उद्यमी मित्रों को निवेशकों और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए प्रदान किया गया है कितना? उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल विकास पहल का प्राथमिक उद्देश्य निम्न में से कौन रहा है? तो ये आता है 18 से 35 वर्ष की आयु के बच्चों को योग्य युवाओं को प्रशिक्षित करना है।
तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा आज का ये टॉपिक जो है आपका 17वां चैप्टर, बुक 16वां चैप्टर कवर होता है। नेक्स्ट डे हम 17वें चैप्टर को लेकर आएंगे। तब तक आप सभी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। कोई भी मेंबरशिप ज्वाइन करें तो आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।